हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9 नैतिक शिक्षा चैप्टर 2 हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी और पाठ का नाम है जीवन को दे नया आयाम प्राणायाम। आप ऐसे ही सोच रहे होंगे कि ये प्राणायाम हम जानते हैं, सांस को अंदर लो, सांस को बाहर छोड़ दो, हो गया प्राणायाम। लेकिन ये प्राणायाम हमारे लिए क्या फायदेमंद होगा, इसी के बारे में ये चैप्टर है। एक अजीब सी सच्चाई है। अजीब सी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुमको इसके बारे में पता ही नहीं है। तुम अजीब सी बातें मानोगे, तुम विज्ञान की बातें मानोगे, लेकिन ये चीज़ विज्ञान से परे है, हमारी सोच से परे है। और ऐसी ही डेंजरस कहानी है इस चैप्टर के अंदर प्राणायाम की। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल चैप्टर। अब शुरू करते हैं वीडियो को। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं आपको, अगर आपको बाकी चैप्टर्स की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है, एक्सप्लेनेशन देखनी है, क्वेश्चन आंसर देखने हैं, डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, वहाँ से देख लेना। और अगर आपको जो है हर एक चैप्टर की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई चाहिए, जैसे चैप्टर अगर बुक नहीं मिल रही मान लो आपको, तो एक्सप्लेनेशन मैंने वेबसाइट पे लिख रखी है। बुक की पीडीएफ डाउनलोड करनी है, या फिर जो है आपको क्वेश्चन आंसर लिखे हुए चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, रिटर्न में जो भी कुछ चाहिए आपको, वेबसाइट बता देता हूँ cclchapter.com। गूगल पे जाके सर्च करना। इस वेबसाइट पे ई बुक के सेक्शन में आपको नैतिक शिक्षा की ई बुक मिल जाएगी और हरियाणा बोर्ड की। और जो होम पेज है वहीं पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो अपनी जो क्लास 9 का चूज करके और वहाँ से जो है आप ये किताब के सॉल्यूशंस भी देख सकते हो। ठीक है, सारा कुछ लिखा हुआ है इस बुक के रिगार्डिंग वहाँ पे। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को, प्यारे से चैप्टर को। अब थोड़ा सा जो है ना, मैं आपको अलर्ट कर देना चाहता हूँ एक्चुअली में, कि ये जो चैप्टर है, ये जो एक्चुअली तो किताब ही ऐसी है जिसके अंदर हमें बहुत जो है ज़बरदस्त ज्ञान दिया गया है। ये हमारे पेपरों में नंबर बढ़ाने के लिए नहीं है। अगर हम बात करें कि हमें पेपरों में 10 नंबर की किताब आएगी, तो देखो 10 नंबर की आएगी, सच्ची बात है, लेकिन उसके साथ में हमें जो इस किताब से सीखने को मिलेगा ना, वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो सोच समझ के समझना, मतलब मैं कह रहा हूँ समझना तो सबको होता है, सोच समझ के समझना होता है इस चीज़ को। तो थोड़ी सी मैं रियलिटी बताऊंगा आपको, कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी तो वो भी अपडेट कर दूंगा। एंड में हम कंक्लूजन करेंगे कि क्या चीज़ है ये। और ये जो चैप्टर है इसको बहुत ही अटेंटिव होकर सुनना, समझना। सुनना तो सुन तो सब लोग, समझना भी साथ में बहुत ही आसानी से, बिल्कुल रिलैक्स हो गए। ठीक है। योग सुना होगा नाम आपने। योग योग क्या होता है? 2-4 आसन करे, सांस अंदर बाहर करा, हो गया। अब जो सांस अंदर बाहर करते हैं, या जो है सांसों को लेकर जो भी हम क्रियाएं करते हैं, उसको हम कहते हैं प्राणायाम। और जो आसन करते हैं, सूर्य नमस्कार हो गया, टेढ़ी टांग, ऊपर टांग, लेफ्ट टांग, लेट गए, हवा सांप की तरह बन गए, नागिन की तरह, जो भी है ऐसी अजीब अजीब आकृतियां हम जब अपने शरीर से बनाते हैं, उसको हम आसन कहते हैं। देखो, योग तुम बोलोगे योग आसन एक ही चीज तो है, नहीं। अगर तुम इतना ही अभी तक जानते हो तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, लेकिन जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ में। योग वो ब्रह्मांड है जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं। ये वैसा ही है जैसे हम अगर बात करें हमारे ब्रह्मांड की, विश्व की, पृथ्वी की बात नहीं कर रहा मैं, पृथ्वी से बाहर निकलो भाई, सोलर सिस्टम में जाओ तुम। ठीक है। और उससे भी बाहर जाओ तुम, अपने आकाश गंगा गैलेक्सी के अंदर, तो वहां पर जो सारी चीजें हैं ना, वो वैसे उसको योग कंसीडर करोगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं। और हमने योग को क्या बना दिया है भाई, योग मतलब योग इज इक्वल टू आसन। ऐसा नहीं है, योग के अंदर और भी ऐसी ताकतें हैं जिनके बारे में हम अनजान हैं आज भी। इसीलिए ये कह रहे हैं योग में इतनी ताकत है कि वह व्यक्ति को जीवन पर्यंत स्वस्थ और सेहतमंद बनाए रख सकता है, अगर हम अपनी दिनचर्या में प्राणायाम को शामिल कर ले। अब बोलोगे तुम योग को शामिल करना बोलना था इनको, तो देखो प्राणायाम अलग चीज है, आसन अलग चीज है। योग जो कहेंगे, योग करते हैं लोग लेकिन बहुत कम। ठीक है। अब लास्ट में समझ में आएगा तुमको मैं जो बोल रहा हूँ वो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि योग को कम करते हैं, प्राणायाम अलग चीज है। तो समझना तुम आराम से, प्राणायाम को शामिल कर ले तो रोगों का हम पर कोई भी हमला नहीं होगा। लाइक सिंपल भाषा में, साइंटिफिक भाषा में कहे तो हमारी शरीर की जो है ना, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी सिर्फ प्राणायाम करने से।
वर्तमान में योग जो है एक बहुत ही प्रचलित शब्द है। देखो प्रचलित तो मैं क्या ही कहूँ, पहले के टाइम पे जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, छुटका मुटका इतिहास तुम भी पढ़ के आए हो है ना, तो तुम्हें पता होगा भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था और उसके बाद भारत हुआ आज़ाद। आज़ाद होने के बाद भी अब अंग्रेजों के आने से पहले जो है ना, राजाओं का शासनकाल चल रहा था, उससे भी पहले एक शब्द चला करता था, बहुत ही प्रचलित था, योग नाम का शब्द, यानी कि ऋषि मुनियों के जमाने की मैं बात कर रहा हूँ। समय बीतता गया, योग लुप्त होता गया, लेकिन फाइनली एक टाइम आया जब इसका टाइम वापिस आ गया, योग का टाइम 2015। ये 21 जून को, आई थिंक सो, एग्जैक्ट डेट मेरे को कंफर्म नहीं है अभी के लिए, बट शायद तो ये डेट है, ठीक है ना। अब क्रॉस चेक कर सकते हैं आप गूगल पे इस चीज़ को। अब 2015 21 जून को योग दिवस घोषित कर दिया गया। भारतीय योग दिवस नहीं, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे सभी देशों के अंदर लगभग जो मानते हैं भाई बात, ऐसे थोड़ी ना सारे के सारे मानेंगे, कुछ हरामी लोग भी होते हैं, हरामी देश भी होते हैं जो मानते हैं बातें। उन्होंने जो है 21 जून को योग दिवस अपने देशों में मनाने की घोषणा कर दी। ये वो पल था जब लोगों को पता चला योग कुछ और ही है। हम जो विज्ञान की बातें कर रहे हैं, जो हम ठीक स्वस्थ रहने की बातें कर रहे हैं, ये उससे बढ़कर था। और इसी चीज़ को देखते हुए योगा को लिए हमने एक स्पेशल दिन निर्धारित कर दिया। उसके बाद हर साल से योगा मनाया जा रहा है, योग दिवस, योगा वगैरह करते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है उस टाइम पे फिर अपनी। अब योग का संबंध मनुष्य की चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना के मिलन से है। देखो तुम में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिलीव करते हैं कि हमारा जो शरीर है वो आत्मा और जो हड्डी मांस है यार, उन सब उनका मिक्सचर है। अगर शरीर से आत्मा निकल गई तो हम मर गए, शरीर में आत्मा डल गई तो हम जिंदा हो गए, है ना। ऐसा ही कुछ होता है, मानते भी हैं। अब ये मैं अपने धर्म के बिहाफ पे नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म में ही ऐसा कहा जाता है। लगभग मैंने जितना इतिहास पढ़ा है, जितने अलग अलग रिलीजन्स के बारे में पढ़ा है, लगभग सभी का एक जैसी ही बातें माननी है। उनका जो है, उनको ये कहना हो सकता है कि स्वर्ग की बजाय वो कहीं और जाएगा बंदा मृत्यु के पश्चात, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि एक आत्मा नाम की चीज होती है। अब वो उसको अलग अलग नामों से कह सकते हैं हम, यानी कि हमारा शरीर सिर्फ शरीर नहीं है। अगर शरीर ऐसे तो रोबोट को भी हम शरीर कह देंगे, रोबोट भी तो शरीर हो जाता है, लेकिन उसके अंदर वो आत्मा नहीं है। अब यहाँ पे जो है तुम बोल रहे हो भाई बात तो योगा की चल रही है। मैंने तुमको बताया था ये किताब समझने के लिए है, और जो किताब में बताएंगे वो तो थोड़ा मोटा सा बताएंगे आपको। अब डिटेल में जो चीजें सिखानी है वो अपना फर्ज है, आपको पता होनी चाहिए रियलिटी के बारे में भी, ठीक है। तो ये जो है ना, आपकी जो चेतना शक्ति है, चेतना शक्ति वही होती है जो आत्मा की ताकत होती है। मतलब हमें नहीं पता उस बारे में एक्चुअल में, हम अनजान हैं अभी उन चीज़ों से जो ये योग कर रहा है एक्चुअल में। और मनुष्य की चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना और हमारी जो अलर्टनेस है, हमारी जो एक्टिविटी है, अंदर की एक्टिविटी, जिसके बारे में अगर तुम डॉक्टरों के पास जाके वो 2-4 तार जुड़वा के चेक करवाओगे तो नहीं निकलेंगी वो चीज़ें बाहर तुम्हारी, ठीक है। तो लेकिन उस चीज़ को इम्पैक्ट कर सकता है योग। तो इसीलिए योग को जो है इतना ताकतवर माना जा रहा है। शरीर के आंतरिक विकारों को दूर कर मन एवं चित्त को स्थिर करने के लिए विकसित यौगिक प्रक्रिया ही योग कहलाती है। ये योग की डेफिनेशन अगर पूछा जाए कि योग क्या है, तो शरीर के आंतरिक विकारों को दूर, विकार होते हैं हमारे अंदर, खामियां होती है ना, कमियां होती हैं। हम पढ़ने बैठे, देखो ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता भी होगा ये चीज़। आपका मन कर रहा है, आपके पेरेंट्स ने बोल दिया जबरदस्ती कुछ, तो ऐसे कूट कूट के बैठाएंगे, बैठता नहीं, पढ़ ले चुपचाप आपका। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट जो खुद से चाहते हैं मैं पढ़ूं, अब पढ़ भी लिया उसने, मन लगा के पढ़ भी लिया, लेकिन अगले दिन भूल गया। क्या भूल गया? सारा ही भूल गया वो तो। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं, वो तो चल पढ़ तो लिया उसने, कुछ का ऐसा ही होता है, वो पढ़ने बैठे, किताब में मतलब बैठे पढ़ने के लिए, किताब खोली और उसके बाद मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, फिर दिमाग वहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनको हम आंतरिक विकार कहते हैं। अब इन्हीं को ये चीज़ दूर करती है योग, और चित्त को स्थिर कर हमारी जो है, कह सकते हो हमारा जो फोकस है, हमारी जो ध्यान है, उसको इकट्ठा कर देती है, और इसी प्रक्रिया को योग कहते हैं। ये वैसा ही होता है जैसे आप बिल्कुल ऐसे लेजर होते हैं ना, बिल्कुल लाइट फोकस्ड रहती है, वैसे ही आपके विचार आपके कंट्रोल में हो जाएंगे, आपका शरीर आपके कंट्रोल में हो जाएगा। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है, ये टाइम लेता है, ठीक है ना। कहीं तुम सोचो आज मैं योग करूंगा, कल को मैं बाबा बन गया,
ऐसा नहीं होगा। योग अंतःकरण को शुद्ध कर असीम आनंद प्रदान करता है। एक अजीब सी खुशी मिलती है हमको, हमारे शरीर को जब शुद्ध कर रहा होता है वो, हमें एक अजीब से आनंद की अनुभूति होती है। अब ये जो है ना, इस फीलिंग को लेने के लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल दे सकता हूँ इसको। जो स्टूडेंट जिम करते हैं, कमेंट्स में बताना अपनी पर्सनल ओपिनियन, ठीक है ना, रियल ओपिनियन बताना भाई, चीटिंग मत करना, ठीक है। तो देखो, जब भी हम लोग जिम करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, अब एक्टिविटी करी हमने, कुछ भी एक्टिविटी जिम में जो भी करी हमने, उसके बाद हमको जब जिम वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमको एक अजीब सी खुशी हो रही होती है। हमने कुछ नहीं करा, हमने कुछ फनी वीडियो नहीं देखी, हमने कुछ नहीं करा, एक अजीब सी खुशी सी हो रही होती है शरीर को, वो महसूस होती है हमको जब हम एक्सट्रीम वर्कआउट कर देते हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं। आप में से किसी ने एक्सपीरियंस करी है वो चीज़, तो कमेंट्स में बताना जरूर से, ताकि बाकी स्टूडेंट भी उसके बारे में जान सके। और कमेंट पढ़ लेना बाकी, ठीक है, 2-4 कमेंट ऊपर ले आऊँगा मैं जिनकी अच्छी अच्छी कमेंटें होंगी। योग के कुल 8 अंग होते हैं। कितने? 8 अंग होते हैं। इसी कारण इसको कहते हैं अष्टांग योग। ये जो योग है ना, एक्चुअल में ये अष्टांग योग होता है। तुमने नाम सुना होगा, लेकिन ये जो है ना, ये आसन है, प्राणायाम है, ये इसका एक हिस्सा है। 8 हिस्से होते हैं योग के, 8 में से तीसरा और चौथा हिस्सा आसन और प्राणायाम है। तीसरा हिस्सा आसन है, चौथा हिस्सा प्राणायाम है। और जो बाकी के बच गए 6 योग के 6 अंग, उनके बारे में हमें कोई नहीं बताता, क्योंकि ये 2 ही इतने ताकतवर है कि इनको ही हम झेल नहीं सकते। और अष्टांग योग के बारे में आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो गूगल बाबा से पूछ लेना, उस बाबा के पास में सारी नॉलेज है, ठीक है ना। तो आजकल तो उसी बाबा से पूछना पड़ता है यार, जिनसे हम अच्छी तरह परिचित हैं। अगर हम प्राणायाम के लिए 20 से 25 मिनट और ज़रूरत के अनुसार कुछ आसनों के लिए 10 से 15 मिनट समय निकाल ले, तो स्वस्थ जीवन जीना हमारा सपना नहीं बल्कि यथार्थ बन जाएगा। पहले के लोग, ऋषि मुनि, तुमने देखे होंगे, कई बार वीडियोस भी वायरल हो जाते हैं आजकल भी, पहाड़ों में बर्फ के अंदर वो जो है ऐसे ही, मतलब नॉर्मल कपड़ा, हल्का फुल्का कपड़ा पहन के बैठे हुए हैं। और इतनी एक्सट्रीम ठंड में, जहाँ पे लोगों को बिल्कुल ऐसे हड्डियां तक जम जाती है, तो सोच में पड़ जाते हैं लोग, ये आखिर ये जिंदा कैसे है इतनी ठंड के अंदर। तो और बहुत सारी ऐसी ही एक्सट्रीम चीजें हमें देखने को मिलती है। यही है योग की असली ताकत। वो जो है हमारे शरीर की इंद्रियां जो है ना, जिनको हमें लगता है हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको भी कंट्रोल करवा सकता है। वो डिपेंड करता है तुम्हारा फोकस और तुम कैसे योग कर रहे हो, क्या तुम्हें सही से करना आता भी है या उल्टा सीधा कर रहे हो। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्राण और आयाम, यानी कि जीवन शक्ति है ये एक्चुअल में, और आयाम का मतलब होता है नियमन। इस प्रकार प्राणायाम का तात्पर्य हुआ जीवन शक्ति का नियमन, यानी हमारी जो जीवन शक्ति है उसको चालू को रखने का काम करता है। यानी कि कह सकते हो शरीर को आत्मा से जोड़े रखता है, आत्मा का मन नहीं उदास होने देता कि भैया तू भग जा आत्मा छोड़ के शरीर को, ऐसी कंडीशन ये आने नहीं देता। निरंतर अभ्यास के द्वारा सांस पर नियंत्रण करके जीवन शक्ति को बढ़ाना ही प्राणायाम है। महर्षि पतंजलि ने भी ये बात कही है। क्या कहा है? श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेद है, प्राणायाम है। ये जो है यहाँ पे इस ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है, ये एड्रेस है उसका, ठीक है। यानी थानी क्या होता है भाई, यानी प्राण की स्वाभाविक गति, ये जो है ना इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं, यानी प्राण की स्वाभाविक गति, श्वास पर श्वास को रोकना प्राणायाम है। यानी कि सांस को अंदर लो, रोको, उसके बाद छोड़ दो, ठीक है। आवाज आ रही होगी थोड़ी बहुत तो तुमको, मैं कोशिश कर रहा हूं तुमको आवाज आ जाए कम से कम इसकी। तो ऐसे जो ये प्रक्रिया होती है, बस इसको ही करते रहो, इसी को हम प्राणायाम कहते हैं एक्चुअल में। ईड़ा पिंगला आदि नाड़ियां होती है, नसें, ठीक है ना, न्यूरॉन्स। तो ये जो नसें होती है ना हमारी, इनके नाम रख रखे थे पहले के ज़माने में। आजकल तो हम इनको 2 ही आर्टरी वेन के नाम से जानते हैं, बट पहले के ज़माने में इनके नाम रखे हुए थे एक्चुअल में। ईड़ा पिंगला, इन नाड़ियों का व्यवहार नियमित करना और उनमें नियमित गति उत्पन्न कर प्राण शक्ति को उत्प्रेरित, संचारित को मानचित नियंत्रित व अनुपातित करना प्राणायाम का महान उद्देश्य है। यानी कि एक्चुअल में कह लो कि जो चीज़ें अच्छी चीज़ें उसके लिए कर सकते हैं ना, वो सारी चीज़ें प्राणायाम कर देता है। प्राणायाम से सिद्ध हुआ ईड़ा और पिंगला की नियमित गति जब और भी सूक्ष्म हो जाती है, तो हम मूलभूत शक्ति, जिसे प्राण कहते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि देखो, एक तो होता है स्टार्टिंग स्टेज, जब वो काम सा चल रहा है उनके ऊपर, स्टार्टिंग में डेवलपमेंट चल रही है, जब हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हम हमारे शरीर की नसों के अंदर की जो चीज़ें चल रही हैं उनको भी महसूस कर सकते हैं। एक एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं वो, तो उनके बारे में कभी पढ़ोगे तो पता लगेगा, डिटेल में पढ़ने की चीज़ है ये एक्चुअल में। यह श्वास ली जाने वाली वायु मात्र नहीं है, अपितु
अपितु प्राण शक्ति है। तुमको क्या लग रहा है भैया, हम जो हवा ले रहे हैं, ठीक है, श्वास ले रहे हैं ना, तो सांस ले रहे हैं, ठीक है, और इसको ये प्राण शक्ति कह रहे हैं कि मतलब प्राण अगर हैं तो वो वायु की वजह से है, और कोई ऐसी धरती पर चीज नहीं है जिसकी वजह से हम हमारे अंदर प्राण जिंदा है। अब तुमको लग रहा हो यार हम खाना खाते, खाना नहीं खाएंगे मर जाएंगे। देखो, अगर तुम 2 दिन खाना नहीं खाओगे तुम मरने वाले नहीं हो। तुम 10 मिनट हवा नहीं लोगे, श्वास नहीं लोगे, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि प्राणों की शक्ति किसके अंदर है, ठीक है। इस विश्व के जो कुछ विद्यमान है वह सब प्राण के स्पंदन का ही कार्य है। इसीलिए प्राण की गति को नियमित कर शरीर शोधन और ज्ञानोदय दोनों संभव है। यानी कि हमारा जो ज्ञान का जो लेवल है वो बढ़ाया जा सकता है। लास्ट में मैं तुमको कुछ टिप्स दूंगा, एडिशनल टिप्स है वो इस चैप्टर के रिलेटेड, मतलब तुम्हारी लाइफ चेंजिंग टिप्स है वो, ठीक है ना। ऐसे मैं कुछ नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताएंगे वो सारी चीजें, बीच में नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। तत्सीयते प्रकाश वर्णम, ये जो है एक पंक्ति है योग दर्शन नाम के ग्रंथ से, ये उसका पता है अगर तुमको उसके घर जाना हो तो, इस पंक्ति के घर जाना हो तो, ठीक है। अर्थात ज्ञान को ढकने वाले अज्ञान का नाश होता है। ज्ञान को ढकने वाले यानी कि हमारे पास जो अज्ञान है, हमको कुछ नॉलेज नहीं है, हम मानते हैं भाई साइंस इज बेस्ट, है ना, यही मानते हैं ना, लेकिन जो ये साइंस के परे हैं उसका क्या, तो वो जो अज्ञान है, अज्ञानी तो कहेंगे, उसका विनाश हो जाता है, हमें वो चीजें महसूस होने लगती है। फिर प्राणायाम के अभ्यास से सुषुम्ना नाड़ी, अब नाड़ियों के नसों के नाम रख रखे थे भाई उस टाइम पे, तो ये नाड़ी प्रभावित होती है जिससे नाड़ी चक्रों में चेतना आ जाती है। तुमने वो देखा होगा कई बार फोटो वोटो भी, हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं एक्चुअल में। अब ये चक्कर तुमने सुना होगा, चक्कर तो होते हैं लेकिन ये करते क्या है ये चक्कर, एक्चुअल में ये जो चक्रों का सिस्टम है ना, ये हमारे शरीर को पूरा कंट्रोल करता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। मान लो एक चक्कर है जो गुस्से को कंट्रोल कर रहा है, एक चक्कर है, वैसे तुमको लगता है कि पता नहीं क्या ही चीजें हैं ये, तो ये वैसी चीज है, गुस्सा कंट्रोल कर रहा है, हमारा जो है फोकस बढ़ा रहा है एक चक्कर, तो वो अलग अलग पर्पसेज के लिए अलग अलग चक्कर माने जाते हैं। अब अगर तुम शरीर के चिथड़े उखाड़ के देखोगे तो नहीं मिलेंगे वो तुमको, ठीक है, वो इनको ही पता है कहाँ से मतलब कैसे काम कर रहे हैं। बट अभी के टाइम पे क्योंकि वो नॉलेज टाइम के साथ विलुप्त होती चली गई, विदेशी हमले हुए भारत के ऊपर बहुत सारे, तो बहुत सारा ज्ञान बर्बाद भी हो गया, बहुत सारी डिटेलिंग चीजें थी इनके अंदर। अब नाड़ी चक्रों में चेतना आती है और अनेक प्रकार की शक्तियां विकसित हो जाती हैं हमारे शरीर के अंदर, हम फोकस करके पढ़ पाते हैं, एक बार पढ़ा हुआ भूल ही नहीं पाते, ऐसी ऐसी ताकतें हमारे अंदर आने लगती हैं। पिछली कक्षाओं में, अब पिछली कक्षा में मुझे नहीं पता नैतिक शिक्षा लगवा रखी थी तुम्हारी या नहीं लगवा रखी थी, लेकिन ये कह रहे हैं बस, ठीक है, मान लो तुम, आपको कुछ योगासन प्राणायामों की जानकारी दी जा चुकी है जिन्हें आपने जीवनचर्या का हिस्सा बनाया जरूर होगा। आपको पुनः याद करवाना उचित जान पड़ता है, तुम भूल गए लग रहा है ना, क्योंकि किताब ही नहीं होगी कुछ स्टूडेंट के पास, तो पिछले साल में पढ़ा ही नहीं होगा स्कूलों में, तो ये वापस पढ़वा रहे हैं हमको, ठीक है, टेंशन मतलब सारी बताएंगे हमको। शरीर की शुद्धि के लिए जिस प्रकार स्नान की आवश्यकता होती है, यही मानते हैं ना कि ना धो लो तो फिर अपना शरीर साफ सुथरा हो जाता है, बीमारियों से फ्री हो जाता है, बैक्टीरिया साफ हो जाते हैं पानी के साथ में, उसी प्रकार हमारे मन की शुद्धि के लिए प्राणायाम की आवश्यकता होती है। मन की शुद्धि का मतलब है मन में शांति की, ठीक है ना, और शुद्धि का मतलब यही होता है एक्चुअल में कि हमारा मन साफ सुथरा हो जाए। साफ सुथरा हम सुनते तो हैं, हो जाए कैसे होता है हमें पता ही नहीं है, हमको बोल दिया जाता है बस कि तुम्हारा मन अच्छा होना चाहिए, ये वो फलाना, मैं भाई बता तो दो अगर है गड़बड़ तो कैसे ठीक करें उसको। तो ये प्राणायाम ही वो ताकत है। अब प्राणायाम अलग अलग होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा प्राणायाम कैसे काम करता है। प्राणायाम से हम स्वस्थ और निरोग होते हैं, दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं, और इसके बावजूद क्योंकि हमारा देश भारत इसी चीज में लगा हुआ था योग के अंदर, और उसके बावजूद भी हम इतने अवेयर नहीं हैं कि अपनी आयु के ऊपर कुछ काम कर पाएं। हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, ये जरूर काम आती है, ये मैंने ट्राई आउट करा है, ये काम करता है, ठीक है। अब बाकी मैं देखो निरोग का तो मैं क्या ही कहूँ भाई, अब कहा नहीं जा सकता, बीमारियां इतनी खतरनाक चल रही हैं, योग डर जाता है एक टाइम के लिए तो। और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये भी अच्छी बात है कि आपका जो दिमाग है वो अच्छा अच्छा सोचने लगता है। इससे हमारे अमाशय, जिसको लीवर कहते हैं, ये क्या कहते हैं इसको, पैनक्रियास, ठीक है, तो अमाशय, लीवर, किडनी, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी इंटेस्टाइन, सारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी है अपना, उस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने हिस्से तुमने साइंस के अंदर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी इसी क्लास में आपके आ जाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह, तो इसके सभी अंग जो है प्रभावित होते हैं और कार्य कुशल बनते हैं। इससे नाड़ियां शुद्ध होती हैं, स्नायु मंडल को शक्ति मिलती है, मन की चंचलता दूर होती है, मन इकट्ठा एकाग्र होता है, मतलब फोकस्ड माइंड हो जाता है, और इंद्रियों पर
विजय प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यानी कि इंद्रिया वही है हमारे इमोशंस, ठीक है, तो उसको हम काबू कर सकते हैं। मनु का कहना है ये शायद कोई ग्रंथ है, आई थिंक सो, तो जैसे अग्नि के से चाके हुए स्वर्ण आदि धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम करने से इंद्रियों के मल हो नष्ट। कहाँ भाग गए भाई, नष्ट भी लिखना था यहाँ पे, अरे हो जाता भाई कुछ टाइप करते टाइम पे ना, मल नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा प्राणायाम जो है ना हमारे शरीर की जितनी बीमारियां हैं, जितनी भी बुरी चीजें हैं उनको बाहर निकाल देता है और दूर कर देता है। पंच प्राण, अब ये पंच प्राण क्या चीज आ गई, देखो हमारा जो प्रोसीजर है प्राणायाम का, तुम तो बोलोगे यार बुक वालों ने तो कुछ मजा दिलाया नहीं, बुक वाले ने तो पढ़ा दिया ठीक है और बोल दिया प्राणायाम करो ये करो, हमें घंटा पता नहीं है प्राणायाम होता कैसे, हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने खुद ही हमको दिया है एक प्रोसेस जिसको आप कर सकते हो ट्राई, और ये काम करेगा, लेजिटली काम करेगा। तुम 1 महीना ट्राई करके देखना, सिर्फ 10 मिनट, ज़्यादा नहीं होते 10 मिनट यार, मॉर्निंग में करना, सुबह उठो 10 मिनट कर लो बस, ठीक है। अगर मॉर्निंग में तुम्हारे पास टाइम नहीं है इवनिंग में कर लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ, लेकिन कर लो इसको 10 मिनट करके देखना। खाना खाने के बाद मत करना बस, ठीक है, खाना खाने से पहले करना है ये। अब ये चीज़ ट्राई करना 10 मिनट, मेरी बात मान के, भले किताब वालों की मानो ना मानो, मेरी बात मान के करो और तुम्हें खुद ही रिजल्ट महसूस होगा इस चीज़ का। 1 महीने के अंदर ही तुम महसूस करके बता सकते हो मेरे को। यद्यपि प्राण एक है, मानव शरीर में स्थान और क्रिया भेद के आधार पर इसे 5 उपभागों में विभाजित किया गया है। इन 5 उपविभागों को सामूहिक रूप से पंच प्राण कहा जाता है। यानी कि हमारे शरीर के 5 हिस्से काट दिए इन्होंने, वर्बली मतलब बोल कैसे कह दिया कि यहाँ से यहाँ तक का एक हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक का दूसरा हिस्सा। तो वैसे ही जो है 5 हिस्से हमारे शरीर के कंसीडर किए जाते हैं, जिसको कहा जाता है पंच प्राण। यानी कि 5 चीजें मिलके हमारे शरीर को प्राण देती हैं। प्राण, पहला तो प्राणी आ गया। अब यह कंठ से हृदय तक होता है, कंठ होता है गला, गले से दिल तक ये जो हमारा हिस्सा है ऊपर का, तो इस तक फैला हुआ है। यह प्राण शक्ति सांस को नीचे खींचने में सहायक होती है। यानी फेफड़े वेफड़े होते हैं ना, वो सांस को अंदर लेते हैं। अब तुमको क्या पता है, तुमने क्या पढ़ा आज तक, तुम्हें ये पता है ना हम नाक से सांस लेते हैं, फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से कुछ होता होगा हमें नहीं पता, उसके बाद वो सांस बाहर आ जाता है और फिर से दूसरा सांस अंदर जाता है, वही तो होता है, वही सुना ना तुमने, हाँ यही सुना होगा तुम में से बहुत सारों ने। अब इसी बात को ये भी कह रहे हैं कि जो हमारा कंठ है, गला है, गले से हृदय तक, तुम जरूरी नहीं है नाक से सांस लो, मुंह से ले लो, बट वो सांस एट द एंड कहाँ तक जाता है, फेफड़ों तक जाता है। यानी कि कंठ से हृदय तक, फेफड़ों में जाके वो हृदय में जाता है, हमारे दिल के अंदर जाता है, और उसके बाद दिल का काम होता है उस हवा को, उस ताकत को पूरे शरीर तक फैला देना। अपान, अब ये जो है यह मूलाधार चक्र के पास स्थित होती है और यह वायु बड़ी आंत को बल देती है और मल मूत्र के निष्कासन में सहायक होती है। यानी कि आपकी पोटी वोटी सही से आ जाएगी। और इसके साथ में जो है ना खास बड़ा गेम क्या होता है, आपकी जो बड़ी आंत है उसको ताकत मिलती है, मजबूत होती है। यानी कि जो आपके एब्स वैब्स की जगह है ना वहां पे वो वाली मजबूत होती है इससे। अब समान नाभि से हृदय तक रहने वाली वायु को ये डैश लगाना भूल गया क्या मैंने यार, समान ये तीसरा हिस्सा है। नाभि से हृदय तक, नाभि होती है हमारे जो शरीर में पेट के अंदर ही होती है, गड्ढा सा एक छोटा सा, तो नाभि से हृदय तक रहने वाली वायु को समान कहा जाता है। अब वो एक्चुअली वायु ऐसा तो है नहीं कि अतड़ियों में फैल गई वायु फेफड़ों के नाम पे, ऐसा नहीं होता ना, लेकिन हवा तो गई है वहां तक, कैसे न कैसे हमारे दिल ने भेजी या कैसे भी भेजी। यह प्राण शक्ति पाचन संस्थान यानी डाइजेस्टिव सिस्टम और उससे निकलने वाले रसों को उत्प्रेरित और नियंत्रित करती है। अब तुमको लग रहा होगा करती क्या है, ये समझ में कुछ आया नहीं। देखो तुमने खाना खाया, किसी किसी के क्या होता है शरीर सिर में दर्द होने लग जाता है, गैस बनती है पेटों में, तो वो जो चीज है, वो जो गड़बड़ें चल रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना, या तो वो ज्यादा उत्प्रेरित हो रहा है, ओवर एक्साइटेड हो गए, ज्यादा ही जूस बना दिया, वो एक तेजाब सा बनता है पेट में, तो वो ज्यादा बन जाता है, कभी कभी कम बनता है। अब तुम ये मत सोचना कि वो नहीं बने तो बढ़िया, नहीं, अगर नहीं बनेगा तो खाना पचना बंद हो जाएगा, फिर तुम्हारी मशीन जाम हो जाएगी वहीं पे, और अगर ज्यादा बन गया तो तुम्हें ज्यादा मतलब ज्यादा तेज हो जाएगा और उसकी वजह से सिर में दर्द हो जाता है, दोनों जगह पे गड़बड़े है। तो अब यहाँ पे ये चीज जो है ना, ये वायु उसको कंट्रोल करने का काम करती है। अब नेक्स्ट जो हिस्सा है वो है उदान।
कंठ से मस्तिष्क तक रहने वाले वायु को उदान कहते हैं। देखो सारी हवा तो ऐसा है नहीं कि भैया अब फेफड़ों में गई और अंदर भाग के आ गई। अब कुछ हवा ऊपर भी रह जाती है, मस्तिष्क गले से मस्तिष्क तक जो हवा रहती है उसी को उदान कहा जाता है। इस प्राण शक्ति द्वारा कंठ से ऊपर के अंग जैसे आंख, कान, नाक, मस्तिष्क आदि का नियंत्रण होता है। अब ये मत सोचना कि सीधी घुस गई दिमाग में, ऐसे नहीं होता हवा। हाँ, दिमाग में चली जाती है, ये मत सोचना हवा जा नहीं सकती, जाती है हवा, और इसी के चलते सिर दर्द होता है, कई बार आंखें भी दर्द होने लग जाती है। तुमने कभी महसूस किया है जब भी पेट में गैस वैस बन गई, किसी के बनती हो तो कमेंट करना, जब भी बनती है तो सिर्फ सिर में दर्द नहीं होता, साथ में आंखें थकी थकी सी हो जाती है, कान में भी अजीब से रेशे से रेंग रहे होते हैं, अजीब अजीब से हाल चाल हो जाते हैं। लेकिन कहाँ तक होते हैं वो? सिर्फ ऊपर के, मुंडी से ऊपर तक के होते हैं, हमारी गर्दन से ऊपर तक के, है ना, उसी हिस्से में ज्यादा गड़बड़ होती है, बाकी कहीं नहीं होती। तो वो क्या होता है, वो एक हिस्सा है हमारा, उसी के बारे में ये बातें कर रहे हैं। और ये जो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ ये तुमको इसीलिए दे रहा हूँ ताकि तुमको रियलिटी समझ आए। तुम ये मत सोचो कि किताब फालतू बना रखी है, ये किताब फालतू नहीं है, बाकियों को तुम मान लो भले ही। इसके अभाव में हमारा मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर सकेगा और बाह्य जगत के प्रति हमारी चेतना नष्ट हो जाएगी, यानी कि हमको नशा सा होने लग जाएगा और हम एक्टिव नहीं रह पाएंगे प्रॉपरली। अब नेक्स्ट जो हिस्सा है वो है व्यान। यह वह प्राण शक्ति है जो पूरे शरीर में फैली हुई है। अभी तक हमने पढ़ा ना, ये एक शक्ति है जो खोपड़ी खोपड़ी में घूम रही है, एक शक्ति है जो फेफड़ों तक ही है, दिल तक है, एक जो है थोड़े से नीचे के हिस्से अतड़ियों उतड़ियों तक फैली हुई है। लेकिन लास्ट जो स्टेज है वो है व्यान, जो पूरे शरीर में फैली हुई है। इसका मुख्य स्थान स्वाधिष्ठान चक्र है। अब तुम बोलोगे चक्कर चक्कर करे जा रहे हैं, कहाँ है? आपको जो है क्या करना है, आपको गूगल पे इनके बारे में सर्च कर लेना है, आपको डायग्राम वायग्राम मिल जाएंगे कि ये चक्कर कहाँ होते हैं। हमारे शरीर में 7-8 चक्कर जो होते हैं ना, मैंने बताया था, उन चक्रों के नाम है ये एक्चुअल में। तो वो गूगल पे सर्च कर लेना, उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी अगर ज़्यादा एक्साइटेड हो तो इस बारे में। यह शरीर की अन्य शक्तियों और प्राण वायु में सहयोग करती है और सारे शरीर की गतिविधियों का नियमन और नियंत्रण करती है। यानी कि जो पूरी मशीन है ना, जो चालू हो रही है, जो प्रोसेस करना है उसको, उस मशीन को ही ये ठीक रखती है। बाकी सारी चीज़ें ठीक करके क्या कर लो, जब मशीन ही खराब हो जाएगी तो पूरी मशीन का जो भी सिस्टम खराब ना हो जाए कुछ भी, तो उसको कंट्रोल करने का काम व्यान का होता है। हम नाक के बाएं और दाएं छिद्रों द्वारा सांस प्रश्वास की क्रिया करते हैं, है ना। तुमने देखा होगा एक नाक पे सांस रखो, दूसरे से छोड़ दो, दूसरे पे रखो, पहले से छोड़ दो, ये चलता है ना, इसी को हम प्राणायाम सुनते हैं। दाहिने नथुने का प्रवाह सूर्य नाड़ी द्वारा और बाएं नथुने का प्रवाह चंद्र नाड़ी द्वारा होता है। अब तुम बोलोगे ये कौन सी नाड़ी नाड़ी करने लग गई है? देखो, तुम्हें नहीं पता इस बारे में अभी, और मान लो मेरे को भी नहीं पता। एक्चुअल में हमारे शरीर में 2 नसें होती हैं, हम वही बात कर रहे थे ना, आर्टरी वेन, एक में अच्छा खून जाता है, एक में बेकार खून। हमारा एक नाक बंद कर देने से अच्छा खून के थ्रू हवा जाती है, एक नाक बंद कर देने से बुरे खून के थ्रू, मतलब गंदे खून के थ्रू हवा जाती है। हमारे बस एक नाक के अंदर भी इतनी खास मैकेनिज्म बनी हुई है। ये दोनों प्राण प्रवाह मिलकर जो तीसरा प्राण प्रवाह बनता है उसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इन दोनों का प्रवाह मिलता है, यानी अच्छा और बुरा जो भी पूरा ब्लड है हमारे शरीर का वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और उसके बाद तो छांटते हैं कि भैया खराब कचरा निकल बाहर, निकल बाहर, ये कचरा हो गया निकल जा, ये ठीक है बढ़िया चल आगे बढ़ो। तो ऐसे जो हमारा शरीर पूरे खून को प्योरीफाई करता रहता है, और ये जो सारा खून है वो कहाँ जाता है? सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जाता है। अब प्राणायाम में श्वास की 3 क्रियाएं की जाती हैं। पहला होता है पूरक, यानी कि सांस को अंदर ले लेना, फिर होता है रेचक, यानी कि सांस को बाहर निकालना, और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है कुंभक, यानी कि सांस को अंदर या बाहर रोकना, यानी कि बाहर है तो बस सांस को ब्रेक लगा लो कि भैया सांस अंदर मत घुस जाए। और ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती रस्सी वस्सी बांध के खींच दी बस हो गया, रुक जा भाई, बिल्कुल जाने का ही नहीं, वो काम नहीं करने आपको, ठीक है। सिर्फ आपको जो है ऐसे महसूस अपने बस शरीर से ही रोकना है उसको, बिना कोई बाहरी दबाव के, तो रोकना, फिर सांस को अंदर लेना, अंदर भी रोकना, बस यही प्रक्रिया होती है। पहले सांस को अंदर लो, अंदर ब्रेक लगा लो, बाहर नहीं आने देना, फिर बाहर छोड़ दो, फिर बाहर से अंदर नहीं जाने देना, फिर जो है अंदर लो। ऐसे ही ये प्रोसेस होता है, बस इसके अंदर कुछ खास मैकेनिज्म नहीं होता। अब इस दौरान लगने वाले 3 बंधों को भी जानना आवश्यक है। अब तुम बोलने तो लग जाओगे भाई प्राणायाम तो बहुत आसान है, ये तो मजाक की बात है, हमने
ऐसे करते रहेंगे, सांस ऊपर नीचे होता रहेगा और हम जो है हमें तो प्राणायाम का असर दिखा ही नहीं। एक्चुअल में इसके साथ में और भी चीज होती है, 3 बंध भी होते हैं। अब ये ध्यान रखने की चीज है। जालंधर बंध ठोड़ी को हृदय से 4 उंगल ऊपर कंठकूप में दबाने से लगता है। उड़ियान बंद श्वास को बाहर निकालकर पेट को खींचने से लगता है। मूल बंद गुदा को ऊपर की ओर सिकोड़ने से लगता है। समझ में नहीं आया कुछ? अरे यार, चलो मैं समझा देता हूँ तुमको। देखो, तुम अपने शरीर को जो है ना, एक बार एक कैमरा रख लेना या कुछ भी, या फिर तुम वैसे महसूस भी कर लेना इस चीज को, बिना फोकस के। फोकस नहीं करना उस टाइम पे, ठीक है? अपने नॉर्मल सांस चलने दो, तुम सांस पे फोकस नहीं करने की कोशिश करनी, बस चल रहा है जैसे चलता रहने दो। तुम महसूस करोगे जब भी तुम सांस अंदर लेते हो तो तुम्हारा पेट बाहर निकल जाता है, जब भी सांस को बाहर निकालते हो पेट अंदर चला जाता है। और आपको ये प्रोसीजर पे ध्यान देना है कि जब भी आप, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जब प्राणायाम कर रहे होते हैं ना, हम कोशिश करते हैं कि उसको फेफड़ों तक अटका ले। हम ऐसे ही करते हैं, हम में से बहुत सारों को करना नहीं आता प्राणायाम। हम लोग जो है सांस को अंदर लेते हैं, फेफड़े जो ऊपर का हिस्सा है वहीं तक रुक जाता है और हमारा पेट भी अंदर, हवा भी अंदर। ऐसे नहीं चलेगा, आपको पेट बाहर निकालना पड़ेगा जब शरीर के अंदर हवा जा रही है। और इस प्रोसीजर में जब बाहर निकल रही है तब आपको पेट को ऊपर की तरफ खींचना है। आपको अपने मतलब फीलिंग होगी तुमको कि तुम कहाँ खींच रहे हो पेट को, तुमको ऊपर की तरफ खींचना है। और यही वो चीज है जो आपके काम आएगी, जो कि बेस्ट प्राणायाम बनवाएगी, ठीक है? तो इस चीज का भी साथ में ध्यान रखना है। आवश्यक बातें भी इन्होंने कुछ हमको दे दी हैं ताकि तुम उल्टा सीधा कुछ गड़बड़े ना कर लो और हमारे सिर ना हो जाओ कि भैया हम तुमने पढ़ा दिया हमको। तो प्राणायाम करते समय शरीर के किसी भी हिस्से में तनाव नहीं रहना चाहिए। तनाव का मतलब है कि पता लग रहा है तुम लटक के प्राणायाम कर रहे हो ना, ऐसे नहीं करना। कोई भी नशे वसे खिंची नहीं होनी चाहिए जबरदस्ती की। तुमसे पॉलिथी मार के नहीं बैठा जा रहा, तुम आराम से कैसे भी बैठ लो, जो तरीका तुम्हें अच्छा लगे। सो के लौट के मत करना कि भैया बिल्कुल आराम कर रहा हूं मैं, सो ही गया करते करते, ऐसा भी नहीं करना। दोनों हाथ दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रहने चाहिए। ये तुम जो है बाबा बाबा का देखा होगा ना, पहले के टाइम में बहुत सारी फिल्में भी देखी होंगी इस चीज के बारे में, कैसे वो जो है योगा करते थे, मतलब प्राणायाम करते थे। मतलब वो कहते नहीं थे वो सिद्धि कर रहे हैं, वो ऐसे बैठ के घुटनों पे रख के हाथों को, वो देखा हो तुमने, वो प्रोसीजर करना है। इसे प्रारंभ करने से पहले थोड़ी देर श्वास को स्वाभाविक रूप से लेकर सम और शांत करें। पता लग रहा है रनिंग करते करते बैठ गए बीच में और लग गए प्राणायाम करने, ऐसे नहीं है। आराम से बिल्कुल शांति होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अंदर, बाहर तो पता नहीं क्या चल रहा होता है, अंदर शांति होनी चाहिए, ठीक है? शरीर को ढीला कर ले, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ढीला करके लुढ़क गए तुम, नहीं, इतना भी ढीला नहीं करना, बट ढीला कर ले, जबरदस्ती टाइट नहीं करना। ऐसे फौज में नहीं भर्ती कर रहे तुमको। और चारों ओर से विचारों को हटाकर मन को एकाग्र कर ले। अब ये होता है सबसे चैलेंजिंग गेम। अब अपने विचार नहीं हटा पाते हम लोग। क्या कर रहे होते, प्राणायाम कर रहे हैं और साथ में सोच रहे हैं यार कल को पेपर है, आज ड्यूटी है, अब इसकी नोटबुक बनानी है, इसका सुलेख लिखना है, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं हम लोग। सारी चीजें भूल जाओ एक टाइम के लिए। मतलब एक ऐसी अवस्था होती है, ये महसूस हम, आपने कभी कभी महसूस किया होगा, ये चीज सबके साथ होती है। आप कई बार क्या होता है, ऐसे बैठे होते हो और आप कुछ नहीं सोच रहे होते हो, आप कुछ देख भी नहीं रहे होते, आंखें खुली हैं, आप कुछ देख भी नहीं रहे, आप कुछ सोच भी नहीं रहे। वैसी सी ही एक अवस्था होती है ये भी, वैसा सा ही कंडीशन आपको लेके आनी है। वो एक दिन में नहीं आती, वो थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे होती है वो चीज, लेकिन कोशिश करनी है। अब उसके लिए आप, हो सकता है आप फोकस करो कि अपने शरीर के अंदर क्या चल रहा है, उसको अंदर से महसूस करने की कोशिश करो। आंखें बंद कर लेना, थोड़ा बेटर फील होगा। इसे शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है जबरदस्ती लगे हुए हो 1 घंटे से और तुम्हारे अंदर दम था बस 2 मिनट का, तो ऐसा नहीं है कि 10 मिनट करना ही करना है। जितना कर पा रहे हो उतना कर लो, ठीक है? जबरदस्ती नहीं है। अधिक या अनियमित रूप से नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तुमने ज्यादा करा कि बेकार करा। फर्क पड़ेगा तुमने कितना अच्छे से करा, उसको कम किया हो भले ही। प्रातःकालीन खाली पेट प्राणायाम करना अधिक उपयुक्त और लाभप्रद होता है। इसे करते वक्त ऋतु का ध्यान अवश्य रखें। क्यों? क्योंकि अगर तुमने सर्दियों में हवा वाला कुछ ऐसा कर लिया ना, जैसे भस्त्री, गर्मियों में भस्त्रिका, सूर्य भेदन का अभ्यास ना करें। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये जो प्राणायाम है, कुछ प्राणायामों के अंदर एक अजीब ताकत होती है। अब ये मेरे को भी नहीं पता हमारा शरीर वो ताकत लाता कहाँ से है, बट कुछ प्राणायाम करने से हमारे शरीर के अंदर गर्मी बन जाती है अपने आप ही, ठीक है? इसीलिए तो वो ऋषि मुनि पहाड़ों पे बर्फ के अंदर समाधि लेके ऐसे बैठे रहते थे, क्योंकि वो एक एक्चुअल में एक ऐसा प्राणायाम कर रहे होते हैं जो शरीर को खुद ही गर्म कर देता है। और एक होता है कि गर्मियों में जो करते हैं जिसकी वजह से हमको ठंडक लगती है, हमारे शरीर को थोड़ी शांति मिलती है, राहत मिलती
होती है, ऐसे कुछ प्राणायाम होते हैं। अब इनके बारे में कभी डिटेल में पढ़ोगे तो पता लगेगा तुमको। और सर्दियों में शीतली या शीतकारी प्राणायामों का अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जाडा चढ़ जाएगा, गर्मियों में तुम इस बस तरीका से गर्मी में मर जाओगे, मतलब मरोगे तो नहीं, दुखी हो जाओगे फालतू फंड के। यदि नियमित 2 प्राणायामों को आपने अभी आरंभ नहीं किया है तो आओ इनका एक हिस्सा बने और हम भी ये 2 प्राणायाम चालू कर लेते हैं। पहला है कपालभाति प्राणायाम। अब कपालभाति प्राणायाम क्या है? कपाल यानी कि खोपड़ी, यानी मस्तिष्क का जो है अगला हिस्सा होता है, जिसको हम तेज कहते हैं और माथा कहते हैं, ठीक है। तो कपालभाति प्राणायाम लगातार करने से चेहरे पर जो है खिलावट, मतलब एक खुशी सी एक निखर के आता है हमारा चेहरा, और जो चेहरे पर बीमारियां वो भी ठीक हो जाती है, ठीक है। मतलब बीमारियों का मतलब ये नहीं है कि पता नहीं क्या करके बैठे हो तुम, मतलब छोटी मोटी जो एलर्जी वैलर्जी हो जाती है, हल्का फुल्का कुछ चल रहा होता है, माथे पे गुमड़ियां निकट रही हैं, ऐसी चीजें, तो उनको ठीक कर सकता है ये चीजें। इसके लिए सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, तुमको कोई सा आसन नहीं पता, गूगल पे जाके सर्च कर लेना, ठीक है। इनका नाम लिख लेना, आ जाएंगे पोस्चर। ये एक पोस्चर होता है। अब यही तो हमारी गड़बड़ है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि किस प्राणायाम को किस आसन के साथ करना है, क्योंकि ये जब सीख लिया ना हमने, हम कुछ और ही बन जाएंगे। फिर हम जो है, हमारे शरीर के अंदर ऐसी अद्भुत ताकतें हैं जिनके बारे में विज्ञान कभी जान ही नहीं पाएगी। हाँ, भारत के ऋषि मुनियों ने बहुत पहले जान लिया था, लेकिन उसके बाद गायब हो गए भाई, ऋषि मुनि गायब हो गए, उनके लिखे हुए ग्रंथ गायब हो गए कुछ तो। अब ये 4 आसन इन्होंने बताए हैं, इसमें बैठ के ही करना है। इसमें सिर्फ सांस को बाहर निकालते रहना है, कुछ नहीं करना, बस धक्के मार मार के बाहर निकाल दो सब कुछ। सांस को बाहर निकालते समय पेट को अंदर की तरफ संकुचित करें। इस प्राणायाम में कोशिश करके सांस अंदर ना ले। तुमको लगेगा भैया पेट खाली हो गया, अब क्या करूं, अब तो सांस अंदर चाहिए होगी, ऐसे नहीं करते। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे होते इस प्राणायाम को। मैंने भी स्टार्टिंग में जब सीखने लगा था ना, मैं भी ऐसे ही कर रहा था। अब इसमें मेन गेम यही गड़बड़ हो जाती है, हमको सांस अंदर लेने ही नहीं देना, बस सांस जो है अपने आप ही चला जाता है अंदर। तो केवल रेचक को जोर लगा कर करें, मतलब सांस को बाहर फेंकने का जो प्रोसेस है वो जोर लगा के करें। 2 सांसों के बीच सांस अपने आप ही अंदर चली जाएगी, इतनी हवा अंदर चली जाएगी कि तुम कुछ बाहर फेंक सको। यह प्राणायाम पहले 15 से 20 बार करें, यानी कि 20 झटके लगाने अपने शरीर को। फिर शक्ति के अनुसार अभ्यास बढ़ाएं, जैसे जैसे तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। बहुत असर आता है, खतरनाक ही है ये प्राणायाम, इसको ट्राई आउट करके देखना जरूर से। 1 हफ्ते में तुम्हें असर दिख जाएगा इस चीज़ का। जितनी बार भी कपालभाति करें, अंत में बाह्य कुंभक करते हुए मूल उड़ियान और जालंधर बंद कुछ क्षण के लिए लगा सकते हैं। ये बंद लगाने का मतलब कुल मिला के ये सांस रोक सकते हो तुम, ठीक है ना। बाद में बंदों को हटाते हुए श्वास को स्वाभाविक स्थिति में ले आए, नॉर्मल अपना सांस लेते रहे, कूदते फिरते रहे फिर, ठीक है। अब ये जो कपालभाति तुम करोगे, इसका फायदा क्या होगा? पहला तो होगा आपका बीपी, जो ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा, और ये ब्लड फ्लो बढ़ना जरूरी भी होता है, ठीक है ना। ये मत सोचना कि बीपी हाई हो जाएगा, मेरा हाई नहीं होता, नॉर्मल होता है वो, जो भी जितना भी बढ़ाएगा। अब शरीर की चर्बी घट जाती है, तुम्हें पता होगा भाग भाग के चर्बियां जिनकी नहीं घटती, वो इस छोटे से आसन प्राणायाम से बैठ के घटा सकते हैं। थायराइड की समस्या जो है खत्म हो जाती है, वैसे ये कमी होती है थायराइड की समस्या, लेकिन खत्म हो जाती है जिसकी होनी होती है। संपूर्ण पाचन तंत्र स्वस्थ होता है। ये जो है ना प्राणायाम, कोई भी प्राणायाम करोगे इस पे असर जरूर आएगा, पाचन तंत्र पे ये ठीक हो जाएगा। और जब भी आपका जो ये पाचन तंत्र ठीक हो जाता है ना, शरीर की लगभग सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। लगभग कह रहा हूं मैं, एक आध तो ऐसी होती है जो ठीक होती नहीं है, बट हो जाती है ज्यादातर तो। क्योंकि ये वैसा ही होता है जैसे गाड़ी के अंदर इंजन चल रहा है, इंजन के अंदर कुछ गड़बड़ आ गई तो पूरी गाड़ी चला रखने का, मेंटेन करने का, कलर वलर होने का, चमक रही है गाड़ी, इंजन चल नहीं रहा तो गाड़ी का फायदा नहीं है ना। वैसे ही है हमारा शरीर भी, हमारे शरीर का इंजन है पाचन तंत्र। अब ये इंजन खराब नहीं होने देना तुमको। बालों और त्वचा की कोई समस्या हो तो समाप्त हो जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, ऐसी कुछ गड़बड़े होती है ना, तो वो ठीक हो जाती है अपने आप ही। डायबिटीज, कोलेस्ट्रोल, एलर्जी की समस्या समाप्त हो जाती है। ये मत सोचना 2 दिन कर लिया और तीसरे दिन मेरा कोलेस्ट्रॉल गायब हो गया, भाई मेरे बाल झड़ने बंद हो गए, नहीं। इसको टाइम लगता है, कम से कम इसके लिए आपको 1 महीना इसको देना पड़ेगा, उसके बाद तुम बता सकते हो कि कुछ असर आया कि नहीं आया। शरीर में स्वतः कैल्शियम और हीमोग्लोबिन बनने लगता है, जिससे हमारे शरीर में थोड़ी ठंडक बढ़ जाती है। आंख और दांत की सभी समस्याएं खत्म हो जाती है और किडनी साफ हो जाती है। मूलाधार चक्कर जागृत हो जाता है, यानी कि आपका जो शरीर का पूरा सिस्टम है ना वो बढ़िया हो जाता है, जितना नॉर्मल मतलब फिट रहने के लिए आपको चाहिए होता है, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं कि सिर्फ 2 ट्राई कर लेना। दूसरा है सूर्य भेदन प्राणायाम।
पद्मासन के पोस्चर में बैठकर दाएं हाथ की 2 उंगलियों को भूमध्य में रखे और तीसरी उंगली से बाईं नासिका को बंद कर ले। वो देखा होगा तुमने, एक नाक बंद करो दूसरा खोलो, उसमें भी उंगलियों का भी गेम है, तुमको नहीं पता हो तो जिस उंगली को ये बता रहे हैं तीसरी उंगली, उसी से तुमको करना है। फिर दाईं नासिका से जल्दी से गहरी लंबी सांस ले, अंगूठे से दाईं नासिका भी बंद कर ले और आंतरिक कुंभक करे। आंतरिक कुंभक यानी कि अंदर ही सांस को रोक के रखना है बस तुमको। तीनों बंद भी लगा दे, 3 बंद पड़े थे ना हमने ऊपर, वो तीनों बंद भी लगा देने हैं। और पहले उड़ियान फिर जालंधर और मूल बंद खोलकर दाएं नासिका से जल्दी से जोर लगाते हुए सांस को बाहर निकाल दे। इस प्राणायाम की विशेषता यह है कि केवल दाहिने नासार्न से ही श्वास प्रवास की क्रिया की जाती है। आंतरिक कुंभक का अभ्यास बढ़ाएं, जितना टाइम ज़्यादा कर सकते हो। इस प्राणायाम में ध्यान का केंद्र नाभि चक्कर रहेगा, कहीं पे फोकस करना होता है ना, तो वो नाभि पे करना आपको इसमें। अब इसके क्या फायदे हैं ये भी जान लो। यह शरीर में ताप पैदा करता है और रक्त का शोधन करता है, शरीर को गर्म कर देता है ऑटोमेटिकली। रक्त में लाल कणिकाओं को बढ़ाता है और मन को स्वस्थ करता है। पेट और आंत के रोग दूर हो जाते हैं। नियमित अभ्यास कुष्ठ रोग में सहायक होता है, जो मतलब ऐसे शरीर के कुछ हिस्से जो है सही से काम नहीं करते ना, तो उसमें बेनिफिशियल भी है ये। पिघला नाड़ी का भेदन कर मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाता है, जो कि आपकी सोचने की, याद करने की ताकत को बढ़ा देगा, ठीक है ना। और जब भी कभी चैप्टर वैप्टर पढ़ोगे तुम तो अच्छे से तुम्हें याद रहेगा। देखो मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में करा दिया है चैप्टर, ऐसे नॉर्मली मैं कराता नहीं हूँ, ठीक है, तुम्हें भी पता होगा, नॉर्मल ही पढ़ा देते हैं हम लोग। लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, ये चीज़ वो नहीं है कि तुम 2 दिन करो भैया, ना करो, चैप्टर पढ़ लिया 1 नंबर का आएगा पेपर में, ठीक है, निपटारा करो। देखो हम योग के बारे में इतने लंबे अरसे से सुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, हमने कभी ट्राई तो उसको किया नहीं है, या ज़बरदस्ती करवा दिया, हमें मतलब नहीं है, हो रहा है हो रहा है, ना हो रहा है ना हो रहा है, सही है। लेकिन ये चीज़ बहुत इफेक्टिव है। अगर आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, जिन स्टूडेंट का, कुछ तो अल्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, उनको तो मज़ा आता है पढ़ने में, लेकिन जिनका मन भी नहीं लगता पढ़ने में, वो प्राणायाम जरूर स्टार्ट करें। 1 महीने में आपको जो है काफ़ी असर महसूस होगा, खुद से मन करेगा भाई कुछ करूँ मैं पढ़ने के बारे में। आपकी जो बुद्धि के जो लेवल है वो डेवलप हो जाएंगे। हाँ वो बात अलग है भाई, तुम्हें ज़िंदगी में आगे फिर जो करना है, वो तुम्हें डिसीजन लेने की ताकतें वो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है, तुम्हें क्या करना है। और अपना फ्यूचर गोल भी साथ में डिसाइड कर लेना, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि फिर बाद में दिक्कतें आती है इसकी भी। अभी 9th में हो तो इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। चैप्टर बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और इसको अपनी लाइफ में शामिल जरूर करना। इन्होंने 2 प्राणायाम बताए हैं, पहला जो कपाल भाती वाला है वो जरूर ट्राई कर लेना तुम, उससे काफ़ी असर रहेगा आपको, काफ़ी मतलब मज़ा सा आ जाएगा आपको करके। तुम 1 महीना ट्राई करके देखना, फिर कमेंट करके आके बता देना मेरे को बेशक से, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।